जोहार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इस क्रम में मैं आप लोगों को 11th क्लास के एनसीईआरटी की किताब से चैप्टर 3 पढ़ा रही हूँ और इसमें आपको पढ़ना है इतिहास के स्रोत। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिक्कों से कैसे हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, अभिलेखों से किस तरीके से जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज आप जानेंगे साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्यों से किस तरीके से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और जब विदेशी यात्री भारत में आए तो उनके द्वारा किस तरीके से हम लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आज आप पढ़ेंगे। ये हो गई एक आज के क्लास की सीमा। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है। झारखंड के छात्रों ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि झारखंड में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ वो लोग एक कैंपेन करेंगे। ये कैंपेन होगा ट्विटर कैंपेन और इसमें आप लोगों को अपने हक के लिए, यानी कि अपने अधिकार के लिए और रोजगार के लिए अपनी जो समस्या है वो सरकार के सामने साफ सुथरे शब्दों में रखनी है। इसके लिए जो हैशटैग हम लोगों ने डिसाइड करा है वो है हैशटैग झारखंड सरकार जॉब दो। इसी हैशटैग को आधार में रख करके सभी एक साथ मिल करके 19 जून को ट्वीट करेंगे और दिन जो डिसाइड हुआ है वो है मतलब समय जो है 19 जून को समय जो है वो है 11 बजे से लेकर के सुबह के दोपहर के 2 बजे तक। इस बीच में आपको ट्वीट करने हैं। सिर्फ 11 से 2 ये ट्विटर कैंपेन चलने वाला है। अगर आप लोग और भी टाइम अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 4 बजे तक करना चाहते हैं, 5 बजे तक ये कैंपेन करना चाहते हैं, तो आप सभी मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है SWS ट्वीट। फिर वहां पर आके हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और जो फिर सर्वसम्मति से फिर बात होगी फिर हम लोग उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसी नहीं है कि ये मुहिम मेरा है, ये मुहिम हम सब का है, क्योंकि सब इससे परेशान हो जाते हैं हर कुछ कुछ दिन के बाद। तो आप सभी से मैं अनुरोध भी करूंगी कि आप सभी इस मुहिम से जुड़िए, जो कि बहुत एक सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और एक बात और मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि ये मुहिम सिर्फ एक दिन चलेगा, वो होगा सिर्फ 19 जून को। ऐसा नहीं है कि अगर ये देखा जाएगा कि बहुत सारे लोगों ने ट्वीट कर दिया तो फिर इसको आगे भी हम लोग बढ़ा दें, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक दिन चलेगा। सफलता असफलता सिर्फ एक ही दिन के ट्वीट पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, तो चलिए। और आप सभी ये भी नहीं कहेंगे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, हम लोग भी शामिल होना चाहते हैं। जिस दिन ट्वीट होगा उस दिन आप बोलेंगे हम लोग को पहले से नहीं पता था। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा समय लिया है ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। देखिए, साहित्यिक स्रोत से किस तरीके से हम लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्राचीनतम हस्तलिपियां से, क्योंकि उस समय में मुद्रण का आविष्कार नहीं हुआ था, प्रिंटिंग उस समय में होते नहीं थे। तो हाथ से जो लिखी हुई लिपियां, मतलब हस्तलिपियां जो होती थी, तो उसके बारे में हम लोग जाने कि कब से मिलना शुरू हो गई, कैसे लिखी जाती थी ये हस्तलिपियां। तो प्राचीनतम हस्तलिपियां जो थी वो ईसा के 4वीं सदी के बाद से ये प्राप्त होना शुरू हो गई थी और मध्य एशिया से ये प्राप्त हुई थी अधिकतर हस्तलिपियां। और इसमें क्या था कि भोजपत्र और ताम्रपत्र पर ये हस्तलिपियां लिखी जाती थी। मतलब कि पेड़ के छाल पे ये हस्तलिपियां लिखी जाती थी, तांबे के पत्थर पे ये हस्तलिपियां लिखी जाती थी। और ये कब से मिलना शुरू हो गया था? ये ईसा के 4वीं सदी से हस्तलिपियां जो है वो प्राप्त होने लगी थी। प्राचीन ग्रंथ के बारे में हम लोग जाने कि क्योंकि हम लोगों को प्राचीन ग्रंथ से भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इतिहास को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिली है। तो इन प्राचीन ग्रंथों में किन किन ग्रंथों को शामिल किया जाता है या फिर किस ग्रंथ से हम लोगों को अधिक जानकारी मिलती है और किस तरीके की जानकारी मिलती है वो जानेंगे। इसके अंतर्गत वेद, रामायण, महाभारत, पुराण ये सभी आते हैं जो प्राचीन ग्रंथ है इसके अंतर्गत। इसमें भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है और इसका जो ये जो लिखी गई थी ये ग्रंथ, तो इससे देश और काल के संदर्भ में इसको उपयोग करना कठिन होगा कि हाँ ये जिस समय, मतलब इससे हम लोग किसी काल का अंदाजा लगा ले, ये कठिन है, ऐसा नहीं हो पाता है। और इस मतलब कहाँ पर ये घटनाएं घट रही थी उसका भी अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है इन सारे ग्रंथों से। अगर ऋग्वेद को मतलब अनुमान लगा लें कि ऋग्वेद कब का होगा, तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग ऋग्वेद को लिखा गया है। तो आप सभी ये मान सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी का ये डेटा है
तो आप सभी इस पे पूरा विश्वास कर सकते हैं कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग ऋग्वेद जो है वो है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण और उपनिषद को 1000 से लेकर के 500 के बीच के आसपास का ये सारे ग्रंथ हैं। कब के? तो 1000 से 500 ईसा पूर्व के आसपास के समय का। कौन कौन सा? तो अथर्ववेद, तो यानी कि सबसे प्राचीनतम कौन हो गया? तो ये हो गया ऋग्वेद। तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण और उपनिषद ये सभी 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच के हैं। पाणिनि ने व्याकरण की रचना की और पाणिनि का जो व्याकरण है वो प्राचीनतम है और ये 400 ईसा पूर्व के समय में उन्होंने पहला व्याकरण की रचना थी। ये 400 ईसा पूर्व में ये लिखे थे पाणिनि ने व्याकरण को। और महाभारत, रामायण, पुराण ये सभी का भी जब अंतिम संकलन जब हुआ, क्योंकि कई वर्षों तक ये चला था, तो इसका महाभारत, रामायण, पुराण का जो अंतिम संकलन हुआ ये वर्ष था भी 400 ईस्वी के आसपास। कब का था? तो 400 ईस्वी के आसपास का था। थोड़ा सा हम लोग महाभारत के बारे में जाने, ठीक है। तो व्यास की एक कृति है महाभारत। किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा था महाभारत को। संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का इसमें आभास मिलता है। तो महाभारत में कब के समय का आभास मिलता है? तो ये मिलता है 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी सदी ईसा पूर्व के बीच का 4थी सदी ईस्वी तक का आभास मिलता है। महाभारत में 8800 श्लोक लिखे गए और ये श्लोक जो है वो जय संहिता में संकलन है, इसका संकलन है। फिर इसके बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ते गई और ये हो गई 24,000 इसमें श्लोक हो गए। पहले की शुरुआत में कितना था? तो 8800 श्लोक थे। अब इसको जय संहिता में संकलन किया गया। फिर उसके बाद इसकी संख्या बढ़ गई, अब हो गई 24,000। तो ये भारत के नाम से विख्यात हुई ये श्लोक जो थे 24,000। और भारत जो है, भारत में भरत के वंशजों की कथा है। अंततः आते आते लास्टली इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। अब 1 लाख श्लोक होने के बाद यह सहस्त्री संहिता जो है उसमें वो अब कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? शत सहस्त्री संहिता या फिर महाभारत इसको कहने लगे थे। वाल्मीकि रामायण के बारे में अब हम लोग जानेंगे। वाल्मीकि रामायण में 600 श्लोक हैं और लेकिन आगे आने वाले समय में वाल्मीकि रामायण में श्लोकों की संख्या जो थी वो बढ़ गई थी। 1 मिनट। आज ये लाइटिंग का सेटअप होने वाला है आज दिन में और पूरा सब कुछ, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम आप लोग को होता है, बोर्ड ब्लू दिखता है। तो कल मैं गई थी शॉप पर, तो मैंने कुछ ट्राइपॉड मुझे लेना था, फिर माइक भी एक्स्ट्रा मैं लेके रख लेना चाहती थी क्योंकि मैंने लॉकडाउन में बहुत परेशानी फेस की है। कई बार माइक खराब हो गया था तो दूसरे माइक को मैंने यूज़ किया, तो मुझे लगा कि एक एक्स्ट्रा माइक लेकर के रख लेना सही है। तो फिर एक एक्स्ट्रा माइक मैं ली, फिर ट्राइपॉड ली और एक DSLR कैमरा भी मैं लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि हर एक यूट्यूबर का अपना एक सपना होता है कि वो एक DSLR कैमरा ले, तो वो भी देखने मैं कल गई थी। तो फिर वहाँ पर मैंने अपने लाइटिंग के प्रॉब्लम के बारे में उनसे डिस्कशन किया, तो पता चला कि उन्होंने कहा कि हाँ एक्सपर्ट को मैं भेज दूंगा और जा करके वो आप लोगों का लाइटिंग सेटअप कर देंगे। क्योंकि पटना के सभी इंस्टीट्यूट में आजकल तो ऑनलाइन ही क्लासेस चल रहे हैं, तो फिर उन लोगों का वो लोग सेटअप करते हैं और मुझसे नहीं हो पा रहा है इसका सेटअप। तो वो आज आएंगे, देखते हैं। आज पूरा दिन मेरा इसी में जाने वाला है। तो अगर संभव होगा, अगर मैं नोट्स लिख लूँगी, क्योंकि आज सारे ये चैप्टर मैं करा दे रही हूँ, अगर नोट्स लिख ली तो फिर हम लोग कल क्लास जो है मॉर्निंग में जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। और आप सबको मैं कहना चाहूँगी कि इम्पोर्टेंस को आप समझिए कि इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, NCERT का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको आप जानते हुए आप इस हर क्लास को कंटिन्यू कीजिए और देखिए कितना आसान शब्दों में बहुत शॉर्ट करके मैं आपको बताती हूँ। जब आप किताब खोलेंगे तो इतनी आसान तरीके से नहीं दी हुई है, आसान करके मैं यहाँ पर और उसका निचोड़ लेकर के आती हूँ ताकि वो फैक्ट भी आपको पता चल जाए अच्छे से, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाए। देखिए हम लोग वाल्मीकि रामायण के बारे में बात कर रहे थे। शुरुआत में तो इसमें सिर्फ 600 श्लोक थे, लेकिन आगे बढ़ करके इसमें 12,000 श्लोक हो गए, फिर 24,000 श्लोक हो गए। धीरे धीरे समय जैसे बढ़ता गया।
महाभारत की अपेक्षा वाल्मीकि रामायण ये थोड़ा ठोस जानकारी जो है वो देती है। रचना की ये वाल्मीकि रामायण की जो रचना है इसकी शुरुआत हुई थी कब? ईसा पूर्व 5वीं सदी में। कब? ईसा पूर्व 5वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई और ये 5 अवस्थाओं से गुजरी है। उसके बाद ये पूरा लिखा जा सका है। अब 5वीं अवस्था ईसा के 12वीं सदी में आई। ईसा के 12वीं सदी में ये 5वीं अवस्था आई और महाभारत के बाद इस वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी। वैदिक काल के बाद अब कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है। चूंकि वैदिक साहित्य आपने पढ़ा और भी बहुत सारी डिटेल आपको पढ़ने मिलेंगे। जब हम लोग ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये सारे जब पढ़ेंगे तो उस समय में जो साहित्य लिखे गए तो उसके बारे में डिटेल वहां पर आपको मिलेगा। ये चूंकि शुरुआत का ये चैप्टर है तो आपको उतनी ही जानकारी लेनी है जितना कि उस चैप्टर में आपको और भी बहुत सारा चीज बताने लगूंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर हम लोग वहीं का वहीं रह जाएंगे जब हम लोगों को आगे पढ़ना ही है। तो देखिए, वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है और इससे भी हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें आता है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र क्या होता था कि इसमें किस तरीके की इसकी विशेषता क्या थी? तो राजाओं और 3 उच्च वर्णों के, मतलब जो समाज के जो 3 उच्च वर्ण होते थे उनके और राजाओं के धन और फिर जो धनाढ्य होते थे, जो धनी मनी लोग होते थे उस काल में, तो उनके द्वारा अनुष्ठान कराया जाता था, यज्ञ कराया जाता था। तो उसके विधि विधान जो थे वो उसका वर्णन था इस स्रोत सूत्र में। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अक्सर इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी आईएएस वगैरह में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में, कि स्रोत सूत्र का जो था उसका क्या कॉन्सेप्ट था या फिर क्या उसकी विशेषता थे। तो उसमें जो राजा होते थे, जो धनाढ्य होते थे, उनके द्वारा जो अनुष्ठान या यज्ञ किया जाता था तो उसके बारे में पूरा वर्णन होता था, विधि विधान होते थे कि किस तरीके से ये यज्ञ करना है। तो राजाभिषेक के कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठान का वर्णन भी इसमें मिलता है। जो राजाभिषेक होता था उसमें कई अनुष्ठान किए जाते थे जो कि आडंबरपूर्ण बताया गया है, तो उसके बारे में भी वर्णन इस स्रोत सूत्र में मिलता है। ये सभी कर्मकांड पर आधारित ये सभी लेख जो हैं वो मिले हैं, जिससे कि भी हम लोगों को प्राचीन भारत के बारे में जानने समझने में मदद मिलती है। गृह सूत्र ये क्या होता है? तो जन्म के समय में जो अनुष्ठान किए जाते हैं या फिर जनेऊ जो होता है जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, उपनयन संस्कार जिसको कहते हैं, तो उस समय में जो कर्मकांड या फिर जो विधि विधान बताया गया वो विवाह, नामकरण, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठान के विधि विधान जो है उसका संकलन किस में है? तो उसका संकलन किया गया है गृह सूत्रों में। और इससे हम लोग को पता चलता था कि प्राचीन काल में किस तरीके से जनेऊ के कार्य होते थे, विवाह होता था, या फिर जन्म के समय में किस तरीके के अनुष्ठान होते थे, नामकरण के समय में कैसे अनुष्ठान होते थे, तो ये सारा चीज, या फिर घर में ही कोई पूजा पाठ है तो वो किस तरीके से किए जाते थे, तो ये गृह सूत्र में मिलता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों जो है वो ईसा पूर्व 600 से लेकर के 300 के आसपास के बीच की बताई जाती है। फिर शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है इसमें यज्ञ देवी के निर्माण के लिए, जो यज्ञ देवी हैं उनके निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान, ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ हुआ है। तो अब ये क्या था देखिए, इसमें इसको मैं थोड़ा आसान करके बताती हूँ। शुल्ब सूत्र, अब जब विधि विधान हो रहा है, कोई कर्मकांड हो रहा है, कोई किसी तरीके के यज्ञ हो रहा है, तो उस समय में यज्ञ देवी जब बनाई जाती थी तो उसका माप होता था कि हाँ इतने चौड़ाई में होगा, इतना लंबाई में होगा, तो वो सारे मापों का वर्णन इसमें दिया हुआ था, विधियों विधान का वर्णन किया था। इसी के बाद से ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ हुआ इसी समय से। फिर जैन और बौद्धों का भी धार्मिक ग्रंथ है, इससे भी हम लोगों को पता चलता है। तो आपने सबसे पहले जाना जो वैदिक ग्रंथ है उसके बारे में। फिर आपको मैंने ये बताया कि किस तरीके से जो कर्मकांड पर आधारित जो हम लोगों को किताबें मिली हैं वो, और फिर अब जानेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म के समय में जो किताबें लिखी गई, जो रचनाएं हुई, उससे कैसे जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक जो देखिए सबसे जैन
इनके जो धार्मिक ग्रंथ थे जैन और बौद्ध के, तो इससे हम लोगों को उस समय के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, जिसको ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम दिया गया, और उस समय में जो घटनाएं घटी थी, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है, और ये अधिकतर ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में लिखी गई थी। पाली भाषा मगध यानी कि दक्षिण बिहार, यानी कि ये देखिए इतिहास जो है खास करके बिहार का, दक्षिण का ये इतिहास, दक्षिण भारत में, माफ कीजिएगा, दक्षिण बिहार में पाली भाषा जो है वो अधिक बोली जाती थी मगध के आसपास। जब बिहार का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मौर्य काल, गुप्त काल, तो प्राचीन भारत का इतिहास खास करके बीपीएससी सीडीपीओ के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको अधिकतर बिहार के ही इतिहास पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे में आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज कराते हुए चलोगे। देखिए पाली भाषा मगध यानी कि दक्षिण बिहार में ये भाषा जो थी वो बोली जाती थी। ग्रंथों का संकलन, जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनका संकलन तो हुआ था श्रीलंका में, लेकिन ईसा पूर्व दूसरी, और ये समय था ईसा पूर्व दूसरी सदी का, लेकिन इसके विनय विषयक अंश जो थे वो बुद्ध के समय की स्थिति को बताते थे, जो विनय विषयक जो अंश होते थे इस बौद्ध ग्रंथ के। और चूंकि इसका संकलन हुआ था श्रीलंका में, लेकिन इसकी जानकारी जो हम लोगों को भारत के बारे में बहुत कुछ मिलती है, बुद्ध के जीवन की जानकारी मिलती है इससे। और फिर उस समय के समकालीन जो मगध के राजा शासक हुआ करते थे, जो महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन जो शासक थे, उनकी भी बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कई शासकों की जानकारी भी इस संकलन में मिलती है। लिखे तो गए थे श्रीलंका में, लेकिन जानकारी हम लोगों को भारत के बारे में काफी कुछ मिलती है। इसमें बौद्ध ग्रंथों में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जहां से ज्यादा जानकारी मिलती है वो है जातक कथा। ऐसे हम लोग जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय में जो जो रचनाएं रची गई, बौद्ध धर्म के जो दर्शन थे वो पढ़ेंगे, कौन कौन से जो किताब की क्या विशेषता थी, कब कौन से लिखे गए थे, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हम लोग इतनी चीजों को जाने, जो बौद्ध ग्रंथ में जो जातक कथाएं होती थी, तो ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म पर मतलब पूर्व जन्म की कथाएं होती थी ये सारी। और इसमें यह कहा गया था, इसके अनुसार गौतम बुद्ध के रूप जो है, गौतम बुद्ध के कई रूप में जन्म उन्होंने लिया था पहले पूर्व जन्म में। पहले 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गौतम बुद्ध जो है वो गुजर चुके थे। कितने? तो 550, और पूर्व जन्म से वो गुजर चुके थे, और इसकी जानकारी हम लोग को जातक कथाओं से मिलती है। इनमें से कुछ जन्मों में ये पशु जीवन में गौतम बुद्ध जो है वो पशु जीवन में आए थे। तो 550 पूर्व जन्म की कथाएं जो है इस जातक कथा में गौतम बुद्ध के मिलती हैं। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की ये लोक कथा है, और ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी ये प्रकाश डालती है, और राजनीतिक घटनाओं का भी इससे पता चलता है। अब हम लोग जैन ग्रंथ के बारे में जानेंगे। इससे हम लोगों को किन किन चीजों की जानकारी मिलती है जो जैन ग्रंथ थे उससे। आपने बौद्ध धर्म के बारे में जाना, बौद्ध ग्रंथ के बारे में, और अब जैन ग्रंथ के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जैन ग्रंथ अधिकतर जो थी वो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, और बौद्ध ग्रंथ जो थी वो अधिकतर किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो थी पाली भाषा में, जो कि दक्षिण भारत के आसपास में जो बोली जाती थी, दक्षिण बिहार में जो बोली जाती थी, भारत नहीं, दक्षिण बिहार में। लेकिन जैन ग्रंथ जो थी अधिकतर प्राकृत भाषा में ये लिखी गई थी। 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इसका अंतिम संकलन हुआ, और बौद्ध ग्रंथ का श्रीलंका में मैंने आपको बताया। और ये जैन ग्रंथ का क्या था? 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी में इसका अंतिम संकलन हुआ था। और इसमें भी इसके भी अनेक अंश हैं। जैन ग्रंथ जो है इसके भी कई अंश हैं। महावीर काल का जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की इसमें जानकारी मिलती है। कहाँ की? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास की बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, और फिर महावीर काल का बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। व्यापार और व्यापारियों का भी उल्लेख है इन ग्रंथों में। अब हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे। तो आपने किन किन चीजों के बारे में अभी तक जाना? सबसे पहले तो वैदिक ग्रंथ के बारे में जाना, फिर कर्मकांड पर आधारित जो किताबें थी उसके बारे में जाना, फिर मैंने आपको अभी बताया जैन ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में,
फिर अब आप लौकिक ग्रंथ के बारे में जानेंगे। अब ये लौकिक ग्रंथ में किन किन चीजों के बारे में दिया हुआ है, तो ये दो तरह के होते थे, धर्मसूत्र और स्मृतियां। धर्मसूत्र और स्मृतियां, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता था, ये था धर्मशास्त्र। तो लौकिक जो साहित्य है इसमें आपको धर्मशास्त्र का अध्ययन करना है, जिसमें कि धर्मसूत्र और स्मृतियां आती हैं। धर्मसूत्र जो है इसका संकलन 500 से लेकर के 200 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। कब कब, तो 500 से लेकर के 200 ईसा पूर्व के बीच में। और स्मृतियां जो हैं इस ईसा के आरंभिक 6 सदियों में संहिताबद्ध ये किए गए थे। इसमें लौकिक जो ग्रंथ है इसमें विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान किया गया है। इनमें संपत्ति के अर्जन, विक्रय और उत्तराधिकारी के नियम दिए गए हैं। इसमें चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए दंड विधान दिया गया है, इन सभी लौकिक ग्रंथों में, लौकिक साहित्य में। फिर अब हम लोग कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र के बारे में जाने, क्योंकि इससे भी हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास, और ये समय है मौर्य का। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसके कौन लिखा था, तो इसके रचनाकार थे कौटिल्य। ये एक विधि ग्रंथ है। ठीक है, 15, इसमें 15 अधिकरण या फिर इसको खंडों में विभक्त किया गया है। किसमें, तो 15 अधिकरण या फिर इसको खंड भी कह सकते हैं। तो 15 अधिकरण में इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं ये सारे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो है वो अधिक खंड, जो दूसरा तीसरा खंड है वो अधिक पुराना है, और ऐसा मान्यता है कि इसकी रचना विभिन्न लेखकों के द्वारा ये की गई थी। चूंकि 15 खंड है इसका, दूसरा तीसरा सबसे ज्यादा पुराना है। अर्थशास्त्र का वर्तमान रूप ईसवी सन के आरंभ में हुआ था, और प्राचीनतम अंश जो है अर्थशास्त्र का वो मौर्यकालीन है, मौर्य के समय में। अब हम लोग मौर्य काल जब पढ़ेंगे तो उस समय में अर्थशास्त्र के बारे में और भी जानकारी लेंगे, कि इससे हम लोगों को समाज के बारे में किस तरीके की जानकारी मिलती है। तो कि मौर्य काल के समय समाज किस तरीके का था, राज व्यवस्था किस तरीके की थी, किस तरीके से शासन का संचालन किया जाता था, ये सारी जानकारी हम लोगों को जब मौर्य का जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय में ये होगी। अभी हम लोग उतनी ही चीजों को जाने जो थर्ड चैप्टर में जानना है। समाज और अर्थतंत्र की झलक इसमें मिलती है। इसमें प्राचीन भारतीय राज्यतंत्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए ये जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है वो एक महत्वपूर्ण मतलब साक्ष्य, या फिर हम लोगों के पास वहां से जानकारी मिलती है। भास, शूद्रक, कालिदास, वानभट्ट, इन सब की अब रचनाएं तो कब कब लिखी गई, कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, देखिए सबसे पहले तो इसकी विशेषता ये थी कि इसके अपने साहित्यिक मूल्य तो थे ही। इस तरीके के साहित्य जो थे अपने अपने समय की स्थितियों को भी ये प्रतिबंधित जो वानभट्ट की जो रचना थी उससे, फिर कालिदास की जो रचना थी उससे, शूद्रक और भास की, इन सब की जो रचनाएं थी, इससे हम लोगों को उस काल की स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ उस समय में किस तरीके के समाज थे, कैसे लोगों का रहन सहन था, कि कौन कौन सी घटनाएं घटती थी, कौन कौन से शासक होते थे, उनके बारे में सारी चीजें वो उसमें उससे हम लोगों को जानकारी मिलती है। कालिदास ने काव्य नाटक लिखा जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ये सबसे प्रसिद्ध, इसकी विशेषता बहुत प्रसिद्ध था ये अभिज्ञान शकुंतलम। और इससे हम लोगों को गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का, इस गुप्त काल का के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की रचना है, तो इससे हम लोगों को जानकारी मिलती है। संगम साहित्य अब हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि ये संगम साहित्य होता क्या है, संगम क्या होता है, और उसके बाद इसमें कौन कौन सी ऐसी रचनाएं। चूंकि संगम साहित्य एक बहुत ही अलग से बड़ा चैप्टर है जो कि हम लोगों को पढ़ना है प्राचीन भारत के इतिहास में ही, लेकिन हम लोग इतना जाने अभी कि संगम क्या होता है, संगम साहित्य क्या होता है। ये तो संगम साहित्य जो होता है वो प्राचीन तमिल ग्रंथ जो है, प्राचीनतम जो तमिल ग्रंथ है वो इसी संगम साहित्य में संकलित है। संगम क्या होता है, सबसे पहले अब हम लोग ये जाने संगम क्या होता है। राजाओं के द्वारा संरक्षित विद्या केंद्र, मतलब ऐसा विद्या केंद्र, देखिए ऐसा विद्या केंद्र जो राजाओं के द्वारा संरक्षित होते थे, राजा के द्वारा, तो यहां पर सम्मिलित होकर के कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में
कई सदी लग गए थे, 3-4 सदियों में इस एक कुछ साहित्य का सृजन किया। तो ये जो मीटिंग हुई थी, ऐसी साहित्यिक सभा को क्या कहते हैं? तो संगम कहते हैं। तो वैसा जगह जहां पर जो कवि थे, भाट थे, वो सभी आपस में इकट्ठे हुए, मीटिंग हुई और वहां पर साहित्यों की रचना की गई। तो इस तरीके की मीटिंग को क्या कहा गया? तो संगम कहा गया। और संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो इन संगम में जितने ये जो संगम हुए, तो इसमें जो साहित्यों की रचनाएं रची गई, तो उसको संगम साहित्य कहेंगे। तो आपने जाना कि संगम किसको कहते हैं और संगम साहित्य को किसको कहते हैं। संगम साहित्य का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ। मैंने आपको बताया 3-4 सदी लगे थे इसको बनने में। तो 4 सदियों में, आरंभिक 4 सदियों में ईसा के सब हम लोग का शुरुआत हो रहा था, ईसा का शुरुआत। तो उस समय के 4 सदियों तक ये संगम साहित्य लिखेगा। हालांकि अंतिम संकलन जो है वो 6ठी सदी में हुआ था। संगम साहित्य की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता हम लोग जाने से हम लोग को किन किन चीजों की जानकारी मिलती है, क्यों हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों को जानना है। तो संगम साहित्यों में काव्य जो थे वो 30,000 पंक्तियों में है, जो कि 8 एटुटक अर्थात संकलनों में विभक्त है। यानी कि एटुटक जो होता है उसको संकलन को एटुटक कहते हैं। तो 8 संकलन में ये विभक्त है, जिसमें पद जो है वो 100 समूहों में संग्रहित हैं। जैसे कि पुरपन्नूर, इसमें 12 के 4 शतक हैं, बाहर के 4 शतक हैं। मुख्य समूह 2 हैं इसके, वो है जो संगम साहित्य इसके 2 मुख्य समूह हैं। ये है पटिनेडिकल कणकु, इसमें 18 निम्न संग्रह है, और दूसरा है पट्टूर पट्टू, इसमें 10 गीत है। तो ये मुख्य 2 समूह हैं संगम साहित्य के। संगम ग्रंथ जो है वो बहुस्तरीय है, उसके कई स्तर हैं, और इन स्तर का पता सामाजिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर ही लगाया जा सकता है। किस तरीके से समाज जो है वो विकास कर रहा है, तो उसके आधार पर ही इस स्तर के बारे में, जो संगम साहित्य का जो स्तर है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, संगम ग्रंथ जो है वो वैदिक ग्रंथों से खास करके ऋग्वेद से अलग प्रकार का है। ये भी प्राचीनतम ग्रंथ है सारे संगम ग्रंथ, लेकिन वो ऋग्वेद से थोड़ा हटकर है। संगम ग्रंथ जो है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनके मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की थी, जिनमें बहुत सारे नायक, जो वीर पुरुष जिनको कहते हैं, तो वो, और नायिकाओं का गुणानुवाद है, उनके गुणों के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, नायक नायिकाओं के बारे में। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं होते हैं संगम साहित्य। संगम ग्रंथ लौकिक कोटि के होते हैं, और इनमें आदिम कालीन गीत नहीं होते, मतलब प्राचीनतम जो आदिम काल के जो गीत हैं वो सारे नहीं, क्योंकि कवियों के द्वारा ये सारे लिखे गए थे, बल्कि इनमें परिष्कृत साहित्य का दर्शन होता है। काव्यों की क्या विशेषता रही है, संगम साहित्य के जो काव्य लिखे गए उसकी विशेषताओं के बारे में अब जानेंगे। किन्हीं योद्धा, सामंत या राज का नामतः उल्लेख करके उनके वीरतापूर्ण कार्यों का सविस्तार वर्णन, मतलब किसी राजा का नाम लेते हुए कि हाँ ये फला राजा हैं, और उनके युद्ध के बारे में क्या कैसे वो योद्धा थे, उनके सामंत या राजा या उनके बारे में, उनके वीरतापूर्ण कार्यों का पूरा उल्लेख होता था इन सभी कविताओं में। मतलब ये राजाओं की वीरता का उल्लेख किया जाता था, या फिर सामंतों का उल्लेख किया जाता था उनके वीरता के बारे में। भाटों को दिए गए, जो भाट होते थे उनको जो दान स्वरूप दिया जाता था, उपहार स्वरूप दिया जाता था, उसका भी वर्णन होता था इन सभी कविताओं में। वीर युग का इसमें चित्रण मिलता है। फिर काव्य दरबारों में, मतलब ये जो काव्य कविताएं होती थी तो ये दरबारों में पढ़े जाते थे। फिर शायद इन काव्यों में उल्लिखित व्यक्तिवाचक नाम, उपाधि, वंश, क्षेत्र, युद्ध आदि आंशिक रूप से ही यथार्थ होते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सारी जितनी चीजें बताई गई वो सभी सच्ची होती थी, उसमें कुछ ही चीजें थी जो यथार्थ होती थी। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता था। अब ज्यादा नगरों का उल्लेख मिलेगा तो हम लोगों को इससे ज्यादा जानकारी मिलेगी कि हाँ ये जगह भी थे। जैसे कि कावेरी पट्टनम का समृद्धपूर्ण अस्तित्व का भी पता चलता था कि कितना समृद्ध था। फिर
और ये भी उसमें बताया गया है इन कविताओं में कि यवन लोग अपने अपने पोतों पर यानी कि नावों पर किस तरीके से आते थे, सोना दे करके गोल मिर्च खरीदते थे और स्थानीय लोगों को सुरा सुंदरी पहुंचाते थे। तो ये चीज वर्णन है ये सारे मतलब कविताओं में, अधिकतर कविताओं में, जिससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि यवन कैसे भारत में आए, वो अपने अपने पोत से आते थे, यहाँ सोना देते थे, काली मिर्च खरीदते थे और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको सूरा और सुंदरी यानी कि शराब और लड़कियां जो है वो पहुंचाते थे। ईसा के आरंभिक सदियों में प्रायद्वीप यह तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत है। हम लोग को प्राचीनतम इतिहास, हम लोग को जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है, तो संगम साहित्य से हम लोग को बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। वाणिज्य और व्यापार के बारे में इससे जो जानकारी मिलती है उसकी विदेशी विवरण और पुरातात्विक प्रमाणों से भी पुष्टि होती है। अब हम लोग विदेशी विवरण के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से विदेशियों का आगमन हुआ भारत में और किस तरीके से उन्होंने भारत के बारे में किन किन चीजों का वर्णन किया। तो ये जो विदेशी आते थे भारत में, तो ये पर्यटक बनकर के आते थे। क्या? तो पर्यटक बनकर के आते थे और भारतीय धर्मों को ये या तो अपना लेते थे और ऐसे इसमें अनेक यूनानी होते थे, बहुत सारे रोमन होते थे और चीनी यात्री भी होते थे। ये भारत में आते थे या तो पर्यटन के लिए या फिर यहाँ के धर्म को स्वीकार करने के बाद ये भारत में आते थे, उनको और भी ज्यादा समझने बुझने, उनके बारे में पढ़ने जानने के लिए। और उसके बाद जब वो अपनी आंखों से जब जिस भारत को देखे तो उसका उन्होंने विवरण लिखा कि हाँ भारत में ये चीज था, वो चीज था, ऐसे था भारत, वहां का समाज ऐसे था, वहां की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन इस तरीके से पढ़ाया जाता था, वो सारा चीज। यूनानी यात्रियों, अब इसमें जो प्रमुख जानकारी क्या मिलती है, अब देखिए काल का हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है काल का निर्धारण करने के लिए एक बेस को तैयार करना कि किस तरीके से हम लोग किस समय में किस तरीके की जानकारी मिलती है। तो इसमें है यूनानी यात्रियों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के एक समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस का नाम उल्लेख है। अब देखिए जो यूनानी यात्री आए भारत में, तो इन्होंने जो लिखा तो उसमें यह बताया था कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले जो सिकंदर महान थे, सिकंदर महान की चर्चा थी। तो जो सिकंदर महान ने जो 326 ईसा पूर्व में भारत पे हमला किया, तो उसके समकालीन के रूप में एक नाम का वर्णन किया था, ये नाम था सेंड्रोकोटस। अब ये सेंड्रोकोटस कौन थे? अब ये जो कि भारतीय थे और ये कहाँ, मतलब किसको बोला जा रहा था सेंड्रोकोटस? तो यूनानी विवरणों का यह सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी, वो एक ही व्यक्ति थे। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है? तो जो सेंड्रोकोटस थे उनके समय में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था, और मतलब उस समय में सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ, उसके बाद 322 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण हुआ था। किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये सेंड्रोकोटस जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो इससे हम लोगों को जानकारी मिलती है जो यूनानी यात्री आए और उनका जो विवरण है उसमें। प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए एक दृढ़ ये आधारशिला बन गई कि हाँ 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो वर्णन हुआ, तो ये बहुत ही बड़ा आधार बन गया था हम लोगों को प्राचीन काल के निर्धारण में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज का भी आगमन हुआ था, और ये मेगास्थनीज ने किसकी रचना की? तो इंडिका की रचना की। और कई बार वीपीएससी ने और जेपीएससी ने ये प्रश्न जो है वो पूछा हुआ है, कई बार रिपीटेड होता है ये प्रश्न। मेगास्थनीज ने किसकी रचना की? तो ये इंडिका की रचना की। इससे मौर्य शासन व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, वर्ग और आर्थिक क्रियाकलाप, इन सब की जानकारी मिलती है। यूनानी और रोमन विवरण में भारतीय बंदरगाह, रोमन और भारतीयों के बीच में व्यापार की वस्तुओं की भी जानकारी मिलती है कि जो यूनानियों ने जो अपनी रचनाएं रची या फिर जो भारत के बारे में लिखा, रोमन ने जो लिखा, तो उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि इन भारत और रोमन या फिर यूनान के बीच में किस तरीके से व्यापारिक संबंध थे, कौन कौन सी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ये टोलमी की जियोग्राफी, इसकी रचना हुई थी 80 से लेकर के 115 ईस्वी के बीच में ये लिखी गई थी। लेकिन अभी शायद जो जिस तरीके से किताब में लिखा हुआ है तो उसके बारे में पता चला कि इसके लेखक के बारे में अभी जानकारी नहीं है। उसी तरीके से पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी,
तो ये जो किताब है ये 150 ईस्वी के समय का लिखा हुआ है, लेकिन इसके लेखक की भी जानकारी अभी है नहीं। लेकिन इन सभी पुस्तकों से भारत के प्राचीन भूगोल और वाणिज्य का भी अध्ययन होता है, बहुत सारी जानकारी भारत के बारे में मिलती है। एक किताब आता है नेचुरल हिस्टोरिका। कौन सी? तो नेचुरल हिस्टोरिका। ये जो पुस्तक है इसके लेखक है प्लिनी, और ये किस काल में लिखी गई? तो ईसा की पहली सदी में ये किताब लिखी गई, नेचुरल हिस्टोरिका। लैटिन भाषा में लिखी गई है, और इस किताब से जानकारी जो मिलती है वो है भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापार, कि भारत और इटली के बीच में किस तरीके से व्यापार होते हैं वो। चीनी पर्यटक भी आए भारत में, और उन्होंने भी अपनी यात्राओं के बारे में लिखा और भारत के बारे में लिखा। इसमें नाम आता है सबसे प्रमुख जो है वो फाहियान और वेनसोंग का। अब कब आए, कैसे आए, वो हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ जानकारी लेते हैं। बाकी का जब आए और जिस काल में आए तो उस समय में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय में और भी जानकारी मिलेगी। तो फाहियान दोनों जो बौद्ध थे, बौद्ध तीर्थों का दर्शन और अध्ययन करने के लिए, बौद्ध जो स्थल थे उसका दर्शन करने के लिए और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत में आए थे फाहियान और वेनसोंग। तो फाहियान जो थे उनका आगमन ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है, और ये सदी ही पूछा गया था। तो फाहियान जो थे वो ईसा की 5वीं सदी में आए, 5वीं सदी के प्रारंभ में। इनसे ये जानकारी मिलती है कि गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। वेनसोंग जो थे ये कब आए? तो हर्ष काल में आए थे, और 7वीं सदी के दूसरे चरण में इनका आगमन हुआ था, और हर्षकालीन जो भारत था उसकी जानकारी इनसे मिलती है, वेनसोंग से। ऐतिहासिक दृष्टि अब हम लोग देखें, ये लास्ट जो टॉपिक है वो हम, प्राचीन भारतीयों पर यह आरोप लगाया गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि का यहाँ पर अभाव था। लेकिन पुराणों में इतिहास मिलता है। पुराणों में 4 युग बताया गया है, अलग अलग 4 युग बताए गए हैं। अब देखिए ऐतिहासिक दृष्टि में आपको क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं। इसमें आपको ये पढ़ना है काल का निर्धारण किस तरीके से हम लोग कब कब किस समय में किए थे। तो पुराणों में इतिहास मिलता है, पुराणों में 4 युग बताया गया है। कौन कौन से युग बताए गए हैं? तो कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इनमें हर युग में अपने पिछले युग से अधम बताया गया है, नैतिकता का ह्रास होते गया आगे आने वाले युग में। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट, जो चूंकि एनसीईआरटी के हो सकता है, अलग अलग किताबों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के जो फैक्ट होते हैं उसको हम लोग ज्यादा मतलब ऑथेंटिक मानते हैं। तो विक्रम संवत का आरंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ हुआ 78 ईस्वी में। गुप्त संवत का आरंभ हुआ 319 ईस्वी में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो दिया हुआ है, और इससे हम लोगों को काल के निर्धारण के बारे में, अब देखिए जो विदेशियों के द्वारा जो लिखा गया है कि काल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि काल के बारे में बहुत सारे हम लोगों को ग्रंथों में जानकारी नहीं मिलती है। जैसे हम लोग महाभारत या रामायण के बारे में जान ले तो हम लोग बस एक वहां अनुमान लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिससे कि हम लोग प्राचीन भारत के काल का निर्धारण भी कर सकते हैं। अब जैसे ये अब मैंने आपको विक्रम संवत, गुप्त संवत ये सब कुछ मैंने बताया, और सक्षम उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थान के संदर्भ में के साथ भी किया गया। कई अभिलेख हैं जिसमें हम लोगों को काल के बारे में पता चलता है, जैसे कि अशोक का जो अशोक के समय के जो शिलालेख मिले हैं वो 3री सदी ईसा पूर्व के हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों को कुछ जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेख से। अब किन किन चीजों की जानकारी मिलती है? तो अशोक ने 37 वर्ष राज किया था। कितने वर्षों तक राज किया था? ये जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है? अशोक के अभिलेख से ही मिलती है। 37 वर्षों तक राज किया था। राज्याभिषेक के वर्ष से 8वें और 21वें वर्ष तक की घटनाएं इसमें वर्णित हैं इन अभिलेखों में। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें और 21वें वर्ष तक की घटनाएं इसमें सम्मिलित वर्णित है। केवल 9 अभिषेक वर्षों का इससे पता चलता है। ईसा की पहली सदी में कलिंग के खारवेल ने, ईसा की पहली सदी में कलिंग का जो खारवेल थे उन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख में उनके अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का वर्षवार विवरण किया, वर्ष के साथ विवरण किया गया है। खारवेल जो थे वो हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्ष के साथ उन्होंने वर्णन किया है, तो हम लोगों को यहाँ से वर्ष के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो सिंपल चीज आप याद रखिएगा,
जैसे कि हम लोग सब संवत के बारे में पढ़े, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत। फिर हम लोग अभी अशोक के अभिलेख के बारे में देखे कि किस तरीके से हम लोग को सकाल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम लोग ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि खारवेल का था, कलिंग के खारवेल का, और उसमें हम लोग को वर्षवार विवरण मिलता है, तो इससे भी हम लोगों को काल के बारे में जानकारी मिल जाती है। फिर वाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित जो है वो ईसा की 7वीं सदी की है, और इसमें हर्ष के दरबार की चहल पहल का पता चलता है और उस समय के सामाजिक स्थिति, धार्मिक और उनके जीवन की जानकारी मिलती है। तो इससे भी हम लोग समय का अंदाजा लगा लेंगे। जो रामचरित है ये 12वीं सदी में लिखी गई, किसके द्वारा? तो नंदी के द्वारा, रामचरित्र। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें कैवर्त जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच में किस तरह से लड़ाई हुई और किस तरह रामपाल विजयी हुए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां से भी हम लोग काल का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये लिखी गई थी 12वीं सदी में और उस समय के जीवन के बारे में हम लोग जानकारी मिल जाएगी। विक्रम कदेव चरित, विक्रमांक देव चरित, इसके लेखक है विल्हण, और इन्होंने वर्णन किया है चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम का, और ये वर्ष चूंकि मेंशन किया हुआ है तो 1076 से लेकर के 1027 के बीच के इनके प्रक्रम का वृत्तांत इसमें दिया हुआ है। एक है रचना, वो है मुसिक वंश, इसमें 11वीं सदी का वर्णन किया गया है और लेखक इसके हैं अतुल, मुसिक वंश के, और इसमें वर्णन है मुसिक राजवंश का वृत्तांत दिया गया है, जिनके शासन उत्तरी केरल में था, केरल के उत्तर भाग में इनका शासन था मुसिक राजवंश का। फिर अंतिम है ये राजतरंगिणी, इसमें राजाओं की धारा, मतलब राजाओं की धारा के बारे में वर्णन किया गया। अब देखिए ये जो किताब है इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में, राजतरंगिणी किसकी रचना है या फिर इसमें किस चीज का उल्लेख है। तो राजतरंगिणी जो है वो कलहण की रचना है, और इसकी विशेषता ये है कि आरंभिक ऐतिहासिक लेखक का सबसे अच्छा उदाहरण है ये राजतरंगिणी, और इसमें कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रहण जो है वो मिलता है। तो ये आपने जाना आज की क्लास में साहित्यिक स्रोत, और ये मुझे लगता है कि लास्ट है। कल हम लोग अगला चैप्टर लेंगे और ये होगा हम लोग का चैप्टर 4, एनसीईआरटी का चैप्टर 4। कोशिश, चूंकि चैप्टर 4 भी बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि एक ही क्लास में सब समाप्त करने का। ठीक है, तो आज आपने चैप्टर 4 भी कर लिया, और एक सीरीज की तरह और एक कोर्स की तरह ही ये सारे क्लासेस चल रहे हैं। तो आप सभी कंटिन्यूअस बने रहेंगे ताकि कहीं आपको पैसे खर्च करके एनसीईआरटी किताब को न पढ़ना पड़े। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।